Dinesh bhai, Okay. it's already 39 participants. Okay. So let us start our program. तो क्या है कि साथ में सब लोग जुड़ जाएंगे. Fine. And it's sharp 11. Yes, let's continue. Okay. Yes. So shall we start? Please, sir. Yes. Okay, friends. Good morning. And I really wish you a very cheerful time now for next one and a half hour or so. And I welcome all of you. And I thank particularly FITAG President Praful Desai. I thank President Dhruv Patel of JCR. I thank their chairman also, Bhanu Shaliji. I personally thank Hitesh Patni, Vice President of FITAG, and he is from Beta, who initiated, and actually he gave me idea to let FITAG also get involved. So I thank personally to Hitesh Patni. He had been also with me in promoting. I thank all the presidents of association in FITAG, president group, because they, till last moment, they were promoting the event. And probably in my experience, this is the first event where more than 100% registration has been done. And I really welcome all of you here. I just want to share one experience. एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ. कई लोगों ने ये सुना भी होगा, बट आज के ये लॉकडाउन पीरियड और ये जो डिफिकल्ट टाइम्स है उसमें, because in my previous difficult time, this is a theory which is called cockroach theory. I want to share with you कि एक रेस्टोरेंट था जहाँ शाम के वक्त पूरा रेस्टोरेंट फुल था, सब लोग खाना खा रहे थे और काफ़ी भीड़ थी, ऑलमोस्ट ऑल टेबल्स वेर फुल. एंड सडनली एक कॉकरोच उड़ के एक प्लेट के अंदर गिरता है, एक महिला की प्लेट के अंदर गिरता है. और आप जानते हो कि कॉकरोच देख के जनरली लेडीज की क्या हालत होती. शी गॉट पैनिक और जोर से चिल्लाई. पैनिक इतनी हो गई कि उसके टेबल से ग्लास गिर गया. दूसरे लोग भी उसकी चिल्लाहट देख के खड़े हो गए टेबल के ऊपर. इस टाइम में एक कॉकरोच उड़ के दूसरे टेबल पे गया. दूसरे टेबल पे भी वही हालत हुई. और दो टेबल पे जब इतना मतलब हड़बड़ी हो रही थी तो दूसरे टेबल वालों ने खाना छोड़ के वो देखने लगे क्या हो रहा है. जब उन्होंने देखा कॉकरोच उड़ के एक टेबल से दूसरे टेबल पे जा रहा है तो सभी लोग पैनिक में हो गए और भगदड़ सी मच गई पूरे रेस्टोरेंट के अंदर. ये भगदड़ इतनी ज्यादा मच गई कि लोगों ने खाना तो छोड़ दिया बट यहाँ वहां भागना चालू कर दिया. और इतना सब हो रहा था तब तक एक बैरर रेस्टोरेंट के अंदर, डाइनिंग हॉल के अंदर एंटर होता है. उसको अभी पता चले कि क्या होने जा रहा है, उसको समझ में आए, तब तक वो जो कॉकरोच था ना उड़ के उसके छाती पे बैठ गया. व्हाइट उसने ड्रेस पहना हुआ तो कॉकरोच क्लियर कट दिखाई दे रहा था. ये बैरर जो है अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला. कॉकरोच भी क्योंकि उसको डिस्टर्ब नहीं किया कि वहीं पर बैठा रहा, वो भी घबराया हुआ था. स्टिल ही जस्ट रैप्ट अटेंशन में वो खड़ा रहा. और तब तक लोगों ने भी देखा कि कॉकरोच उड़ के वो बैरर के छाती पे बैठा हुआ है. धीरे धीरे सब लोग शांत हो गए, लेकिन अपनी जगह पर खड़े हो गए. अभी नेक्स्ट कॉकरोच कहां पर जाने वाला है. वो बैरर ने जरा भी मूवमेंट की नहीं. और थोड़ी फ्यू सेकंड्स के बाद अब होटल के रेस्टोरेंट डाइनिंग हॉल में शांति थोड़ी छा गई थी. बट एवरीबडी वाज इन पैनिक एंड एक्साइटेड कि अभी क्या होने वाला है. बैरर ने क्या किया, धीरे से अपना हाथ ऊपर करके उसने कॉकरोच को पकड़ लिया. और जब कॉकरोच को पकड़ लिया तब सब लोगों ने राहत की सांस ली और उसने कॉकरोच को मुट्ठी में लेके खिड़की से बाहर फेंक दिया. और सब जगह शांत हो गया, नॉर्मली सब बैठ गए. मैनेजमेंट के अंदर ये कॉकरोच थियरी भी सिखाई जाती है. जब ये क्राइसिस आती है तो अपने पास दो एग्जाम्पल थे. एक तो पैनिक में आके भगदड़ मचा देना, और दूसरा उसको काम माइंड से, शांत माइंड से उसको देखना. अंडर पैनिक नो सॉल्यूशन कैन एमर्ज. इट इज अ काम, शांति से आप यू गिव, इट इज कॉल्ड गिविंग योर माइंड ए चांस. तो ये जो आगे का, जैसे अभी ध्रुव से बात हो रही थी, न्यू नॉर्मल,
अभी की जो लॉकडाउन के बाद की जो लाइफ है वो न्यू नॉर्मल होने वाली है. देयर आर सो मेनी थिंग्स हमारे कंफर्ट जोन के बाहर की हमें करनी पड़ेगी, और उसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी तैयारी हम लोग कर लें, और जो कुछ भी होने वाला है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है. जो कुछ भी नया आने वाला है वो बेहतर आने वाला है. एवरी क्राइसिस, नेपोलियन हिल ने जैसे कहा कि एवरी क्राइसिस विल ब्रिंग इट्स विथ इट ए सीड्स ऑफ इक्वल और मोर बेनिफिट. सिर्फ हमें ढूंढना है. दूसरी बात, ये लॉकडाउन पीरियड के अंदर अपने आप को हमें तैयार करना है. जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा था कि इफ आई एम गिवन 8 hours ऑफ टाइम टू कट द ट्री, आई विल स्पेंड 6 hours इन शार्पनिंग द एक्स. अगर मुझे 8 घंटे का समय दिया जाए एक पेड़ को काटने के लिए, तो उसमें से 6 घंटे में वो कुल्हाड़ी की धार बनाने में निकालूंगा, क्योंकि अगर धार अगर हो गई तो पेड़ को मैं 2 घंटे में काट दूंगा. ये अब्राहम लिंकन का कोट है. दिस इज द लॉकडाउन पीरियड जिसके अंदर हमें अपने आप को तैयार करना है. आखिर में मैं सिर्फ उससे पहले मैं आपको हार्दिक से इंट्रोड्यूस करा दूं. हार्दिक कापड़िया इज ए नौकार, co-founder of Navkar Services. He is an engineer. His father was in government department, and in industrial, he was industrial commissioner. Am I right, Hardik? So joint commissioner. So he is the right person to guide us regarding the government benefits. और राइट टाइम भी, ये जो सेमिनार है उसमें ये रिस्पॉन्स भी इसलिए अच्छा है कि राइट टाइम भी है, जहाँ पर हमने जो लॉसेस किए हैं उसमें गवर्नमेंट का हमको सपोर्ट मिलने वाला है, और उसकी डिटेल हार्दिक इज गोइंग टू नरेट टू अस. एक्चुअली ही इज द मेन स्पीकर ऑफ टुडेज दिस सेशन. आई वेलकम हिम ऑन बिहाफ ऑफ बीटा, ऑन बिहाफ ऑफ everybody, on behalf of BETA. I thanks also everybody for those who are participating in this seminar. तो मैं हार्दिक कापड़िया को इनवाइट करने जा रहा हूँ. आखिर में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, आग पे चलते जाओ, शोले अपने आप ही बुझते जाएंगे. आग पे चलते जाओ, शोले अपने आप ही बुझते जाएंगे. मंजिल अगर सामने है तो रास्ते अपने आप ही बनते जाएंगे. थैंक यू. ओवर टू हार्दिक. Please, Hardik, welcome everybody. Welcome, Hardik. Is going to take a session on this industry, our policies and benefits. Thank you. Yesterday, कल भी कुछ बहुत ही अच्छी benefits गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हैं, छोटे से छोटे बिजनेसमैन से लेकर ऊपर. And I think we should encash it, and Hardik will guide us. Thank you, Hardik. Thank you, everybody. Thank you, Shri Dinesh ji. I appreciate Shri Dinesh Bhai Patel, President of Baroda IT Association. I also appreciate all members of the BETA, and उनके गाइडेंस से ये हमने पूरा एक सेशन वर्कआउट कर सके हैं. और ये जो रजिस्ट्रेशन रखा था उसमें भी हमको ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा रिस्पांस मिले हैं. एंड राइट नाउ वी आर करंटली एट 55 participants. So thank you, BETA and Dinesh Bhai. I also welcome all FITAC members, Asia IT Association members, and all dignitaries. मैं स्टार्ट करता हूँ सेशन आज का अभी. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. So I hope I am audible. Today we are going to discuss about IT and ITES, IT Enabled Services Policy. This will be more informative and more interactive session. Let me introduce myself. As Mr. Dinesh Bhai said, I am Hardik Kapadia. I am basically an electronics engineer. I have started Navkar Business Solutions company. As he said, we are an advisor and consultant for various government subsidy schemes, and we work for more than 50 plus incentive schemes for manufacturing industries, IT companies, and infrastructure projects. My father is retired Joint Commissioner of Industries Department.
We work for all over the Gujarat and operated from Ahmedabad. One second. So today's agenda, introduction, MSME definition and understanding, details about IT policy, ITES policy, IT park infrastructure policy, list of few incentive schemes, also how to escalate your work with government, and last questions. So in that, first of all, let us see what is the meaning of subsidy. So as per the Oxford Dictionary, money that is paid by government or an organization to reduce the cost of service or of producing goods so that their prices can be kept low. आसान भाषा में बात कहे तो ये एक ग्रांट है जो सरकार आपको देती है, इंसेंटिव, गुजराती में बोले तो प्रोत्साहन योजनाओं, आपको ये वापस नहीं करनी है, आपको ये अपने पास रखनी है. नाउ कभी भी हम सब्सिडी की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें हमारे जहन में आएगा एमएसएमई शब्द ध्यान में आता है. तो बिफोर फ्यू डेज ऑनरेबल मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी हैज लॉन्च ideas.msme portal. I have given that screenshot. In upper right corner you can see I have highlighted there are central scheme and state incentive schemes. ये पोर्टल पे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और गवर्नमेंट ऑफ सारे अलग अलग स्टेट्स का इंसेंटिव स्कीम्स के बारे में डिटेल्स जानने को मिलेगा. एवरीवन शुड चेक दिस आउट. Now let us see what is the classification of industries. So they are classified as MSME industries, that micro, small and medium enterprise. Before 2 days, Government of India has introduced a new revised classification of MSME. Before, it is based on Government of India MSME Development Act 2006. It is classified on the basis of investment in plant and machinery and investment in equipments. Now they have revised and make it composite criteria for investment and annual turnover, and they have merged manufacturing and service sector also. So if investment is maximum 1 crore and turnover is maximum 5 crore, then they will call as micro industry. Same way, investment is up to 10 cr, turnover is up to 50 cr, then small industries, and investment is up to 20 cr and turnover is up to 100 cr, then it will be called as medium industries or medium enterprise. Above, if you cross this any 20 crore and 100 crore limit, then you will be termed as a large industry or mega or ultra mega industries. Must. Thank you. There are various incentive schemes and policies are available. State government and central government are offers various types of incentives, that is ultimately fiscal benefits to different sector. Like manufacturing industries के लिए, as we have say MSME की schemes है. There are so many sector specific schemes like ESDM, electronics based, biotechnology, plastic, textile, agro, food, labor incentive. There are so many number of schemes. IT and ITES based that we are going to see today. इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल रहती है, एसोसिएशन लेवल पर रहती है और इंडिविजुअल लेवल पे भी रहती है. जीएसटी की जीएसटी में इंसेंटिव्स होता है, कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जामिशंस, काफी तरह का अलग अलग बेनिफिट हमें सरकार देती है. Before start the main part, let me put a disclaimer over here. This document is to be used for free training and discussion purpose only, and it is not for commercial sale. Details given are for general reference only. Kindly refer official documents published by government department and authorities. Actual information are as per government GR notification and time to time amendments. So far, अगर किसी को क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं. ओके, लेट अस मूव अहेड. सो कम मेन एजेंडा, आईटी एंड आईटीईएस सेक्टर के लिए क्या क्या इंसेंटिव है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या पॉलिसी में दिया हुआ है, प्राइमरी कंडीशंस क्या है. तो ये
इंसेंटिव पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई 12 फरवरी 2016 को एंड 5 साल के लिए इंट्रोड्यूस हुई है। इसमें एलिजिबल जो एंटरप्राइज है वो न्यू एंटरप्राइज और जो पुराने हैं 5 साल 10 साल 20 साल पुराने एंटरप्राइज है या कंपनीज है उसको एक्सपेंशन में बेनिफिट इसमें ले सकते हैं। देयर इज अ वन कंडीशन दैट मिनिमम 10 एम्प्लॉइज होने चाहिए उनके पेरोल पर। और जो भी आईटी और आईटीएस कंपनी ने सेटअप गिफ्ट सिटी में किया है गांधीनगर में, तो उनको ये 10 एम्प्लॉय का कंडीशन भी फॉलो नहीं करते। 7 एम्प्लॉय है तो भी दे कैन अवेल आईटी पॉलिसी इंसेंटिव स्कीम। न्यू यूनिट मतलब कि कोई भी कंपनी अपना फर्स्ट टाइम आईटी या आईटीएस एक्टिविटी स्टार्ट करती है आफ्टर द 12 फरवरी 2016, तो वो न्यू के डेफिनेशन में आएगा। सेम वे जो पुराने हैं 10 साल 20 साल पुराने, अगर वो अपना एम्प्लॉइज काउंट करते हैं, यहाँ पे एक्सपेंशन एक समझने की चीज है कि वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेस पे काउंट होता है। तो वो जैसे जैसे एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें आपको एक्सपेंशन के बेनिफिट में भी सारे के सारे बेनिफिट अवेल कर सकते हैं कोई भी कंपनी। यहाँ पर एक समझने की बात है, पूरे 5 साल में एक्सपेंशन इज एलिजिबल फॉर 3 टाइम्स ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड। अभी सबसे पहले डेफिनेशन एक आईटीईएस, आईटी एनेबल सर्विसेज जो होती है, तो आईटी एनेबल सर्विसेज इंप्लाइज सर्विस रेंडरिंग थ्रू एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक समझने के लिए बात करें तो कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है तो वो आईटीईएस कंपनी कहलाई जाएगी। अभी गवर्नमेंट ने काफी सारे एलिजिबल एक्टिविटीज दे के रखी है कि कौन कौन सी आईटी कंपनीज और आईटी एलिजिबल एक्टिविटीज को वो कंफर्म करेगी, एलिजिबल करेगी सब्सिडी के लिए। तो सबसे पहले है कॉल सेंटर एंड मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन मींस ट्रांसक्राइबिंग वॉइस रिकॉर्ड मेडिकल रिपोर्ट्स into some convert into written or arranged format. Then back office operation means if you are maintaining any admin work or record कुछ मेंटेन करते हैं, कंप्लायंस सेटल करते हैं, यूके की कोई कंपनी का, यूएस की कोई कंपनी का, यहाँ पर आपको क्लियरेंस सपोर्ट स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, बैक ऑफिस ऑपरेशन। बीपीओ और केपीओ, if you are providing business outsourcing services for particular any work or any operations, then you will be called as a BPO. अगर वो नॉलेज यार इंफॉर्मेशन बेस्ड है, लाइक रिसर्च एनालिसिस होता है, कोई कंसल्टिंग होता है, वो आप कुछ करके देते हैं तो वो केपीओ कहलाया जाएगा। अदर एलिजिबल एक्टिविटीज आर रेवेन्यू अकाउंटिंग एंड अदर एंसिलरी ऑपरेशंस, इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग, फाइनेंशियल एंड अकाउंट प्रोसेसिंग। सॉरी, 8 पॉइंट इज वेब। ये 8 पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया है। इसमें आप देखोगे तो वेबसाइट, डिजिटल कंटेंट डेवलपमेंट, ईआरपी, सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, दिस इज द कोर आईटी पार्ट। 9th and 10th are HR, payroll processing, bioinformatics, and other IT enabled banking, non-banking services, including insurance, pension, asset management, market related services, and depository and security for traders, investors, and demat services. तो आप देख सकते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट ने एलिजिबल की एक्टिविटीज, यस सर, ओके, आप देख सकते हैं कि जितनी भी एलिजिबल एक्टिविटीज देके रखी है उसमें से 8 नंबर इज द कोर आईटी पार्ट, बाकी ऑल आईटीईएस, आईटी एनेबल सर्विसेज है। अभी गवर्नमेंट ने ये पूरा डिफाइन क्यों किया है, तो आप देख सकते हैं दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात स्कीम। आप जानते होंगे कि गुजरात इज वेरी एग्रेसिव फॉर ऑल काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ही इज मतलब गुजरात में काफी सारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा हो, कुछ भी हो, तो वो बहुत ही लीड करते हैं। पर जब आईटी की बात आती है तो आईटी और आईटीएस के लिए अपने ध्यान में बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, ये सब अलग अलग जगह का आता है। गुजरात का नाम कहीं पे भी अपने जहन में नहीं आता है। तो गवर्नमेंट भी वेरी
प्रो है इसके लिए बहुत ही पॉजिटिव है कि भी गुजरात में भी आईटी और आईटीएस का ग्रोथ हो, बहुत ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे उसके लिए कंपनी आए, इसीलिए यहाँ पे गिफ्ट सिटी का निर्माण किया है। ये इतनी अच्छी प्रो स्कीम लेके आए हैं जिसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है। सो नाउ लेट अस सी हाउ मेनी काइंड ऑफ सब्सिडीज वी कैन अवेल। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लिस्ट दिया है कि कैपिटल सब्सिडी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, आपका इन्वेस्टमेंट जितना भी होगा उसमें से आपको 25% तक कैपिटल सब्सिडी मिलेगा, मैक्सिमम ₹1 करोड़ तक। इंटरेस्ट सब्सिडी, अगर आप कोई बैंक लोन लेते हैं, टर्म लोन लेते हैं, तो उसमें से आपको 5% से 7% तक इंटरेस्ट सब्सिडी मिल सकता है। इसमें मैक्सिमम लिमिट पर ईयर 25 लाख से 50 लाख तक है एंड दिस इज फॉर 5 years। देन इलेक्ट्रिक पावर टैरिफ है ₹1 पर यूनिट। अदर देन दिस इलेक्ट्रिक ड्यूटी सब्सिडी, जो अपने को सरकारी कर लगता है इलेक्ट्रिक बिल में, वो 100% रीएम्बर्स हो जाता है। फिर अपने एम्प्लॉय पर ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कंपनी पे करती है, तो वो कंपनी कंट्रीब्यूशन जो होता है ईपीएफ में, वो भी आप रीएम्बर्स कर सकते हो 5 साल के लिए। अगर आपका ऑफिस लीज पे है तो आपको लीज रेंटल सब्सिडी मिलेगा। अगर आप ऑफिस परचेस करते हो तो आपको स्टैम्प ड्यूटी और जो रजिस्ट्रेशन फीस लगती है गवर्नमेंट में, वो आपको रीएम्बर्स कर देती है गवर्नमेंट। उसके अलावा वैट का और जीएसटी का बेनिफिट है एंड दैट इज फॉर 8 years। अदर देन दैट पेटेंट असिस्टेंट, मार्केट डेवलपमेंट सपोर्ट, एमडीए स्कीम बोलते हैं उसको, आरएनडी इंस्टीट्यूशन, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, स्किल एनहेंसमेंट। तो आप एक तरह से देख सकते हैं कि 10 से 15 टाइप के अलग अलग बेनिफिट का एक कॉम्बो बना के आपको दे दिया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने तो दे दिया, पर आपको जो एप्लीकेबल होगा वो चीज मिलेगी। मतलब आप टर्म लोन अगर लेते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी, वरना वो आपको नहीं मिलती है। अगर आपने ईपीएफ रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया है तो यू कैन नॉट गेट ईपीएफ कंट्रीब्यूशन बैक। सो ये हमारा एक कोर पार्ट है। यहाँ पे अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए, वी कैन डिस्कस। ओके, वन क्वेश्चन आया है। Hi, this is Sanjay Mittal. यस सर। My question is for PF contribution. यस सर। Basically, what you said is that would be amount would be paid by Government of Gujarat, employer contribution. मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। ईपीएफ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का जो कंट्रीब्यूशन है, इसमें से जो कंपनी कंट्रीब्यूट करती है, हाँ जी, तो वो कंट्रीब्यूशन में आपने अपना कंट्रीब्यूट पहले कर दिया, बाद में उसमें से फीमेल का होगा, उसमें से 100% आपको वापस मिलता है और मेल का 75% आपको वापस मिलता है एज ए ईपीएफ कंट्रीब्यूशन। Okay, so there is no upper cap. या ये सिर्फ मिनिमम वेजेस वाले को लागू पड़ेगा? उसमें क्या है कि 12% ऑफ उसका सर्टेन अमाउंट दिया हुआ है कि जो बेसिक सैलरी प्लस डीए और वो सब जो रहता है उसका, ओके, उसके हिसाब से वो करते हैं। मैं आपको वो डिटेल में 1 to 1 में समझा सकता हूँ। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सपोज एक मिनिमम वेजेस वाला बंदा है, 15,000 वाला है, और हाँ। एक 1 लाख वाला है। हाँ, 1 लाख की जिसको सैलरी जा रही है उसको भी उसका भी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी? नहीं, मिनिमम वेजेस जो होगा उसी में ही रहेगा। मिनिमम वेजेस, यस, थैंक यू, suffice the purpose of my question. Thank you. Yes sir. I have one question. Please sir. Hello, this is Utpal. Yes Utpal ji. Yeah. The question is, ये जो criteria है 10 minimum 10 employees. जी सर। तो अभी 10 employees है और आगे जाके 20 employee करना है। हाँ। तो एक्सपेंशन के लिए पहले से ही दिखाना पड़ता है एम्प्लॉय? अच्छा, देखिए एक्सपेंशन का इसमें जो बेनिफिट है ना, और वो काउंट है ना, वो कैसे करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपका अगर कंपनी समझ लो 3 साल पुराना, 4 साल पुराना जो भी है, तो वो लोग क्या करेंगे कि
आपके लास्ट ईयर के जो एम्प्लॉय थे, मतलब सपोज कीजिए कि जनवरी 2019 से लेके दिसंबर 2019 तक आपके एम्प्लॉय पहले 20 से 22, 25, 30, 32 और आखिर में 40 तक आ गए, तो ये एज ए इंक्रीमेंट हुआ, तो वो लोग उसका एक एवरेज लेंगे। जब वो एवरेज लेंगे तो वो समझ जो वो सपोज कीजिए कि एवरेज 30 निकला है, पूरे साल का एवरेज 30 निकला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके नेक्स्ट ईयर तक, मतलब जनवरी 2020 से लेके दिसंबर 2020 तक आपको 50% इंक्रीमेंट करना पड़ेगा इन योर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ओके, मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि दिसंबर 2019 तक आपके 40 एम्प्लॉय हो चुके हैं, पर पूरे साल का आपका एवरेज 30 निकल रहा है। ओके, वो 30 से लेके 45 तक जाना है नेक्स्ट 1 ईयर में। जनवरी 20 से लेके 2020 तक। अभी आपका 45 काउंट समझ लो कि अप्रैल या मई 2020 में हो गया, ओके, तो आप एक्सपेंशन की कैटेगरी में फॉल हो गए, ओके, तो वहां से आपका 5 साल स्टार्ट होगा। ओके, और ये 5 महीने 6 महीने में आपने कोई भी, देखिए आप जो इंक्रीमेंट कर रहे हैं, धीरे 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 नंबर्स इंक्रीमेंट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉइज, तो ऑब्वियस है कि आपने कंप्यूटर्स परचेस किए होंगे, राउटर्स लिए होंगे, सर्वर्स लिए होंगे, नेटवर्किंग किया होगा, कोई ना कोई इक्विपमेंट्स परचेस किए होंगे, तो वो सारी चीजों पे आपको कैपिटल सब्सिडी 25% तक मिल सकता है। ओके, अगर वही सारी लेकिन चीज रजिस्टर तो मैं बाद में हुआ हूँ। कब रजिस्टर हुए, मतलब रजिस्टर आप बोल रहे हो ना अप्रैल में होगा एक्सपेंशन के लिए, मैं तो क्या उसके बोल रहा पहले हूँ, मैं परचेस कर सकता हूँ। ये पॉलिसी में एक क्या दिया है, बहुत ही अच्छी चीज दी है कि आप अगर 2018 का भी अभी करते हैं ना अप्लाई, तो आपको अभी भी आपको एलिजिबल करेंगे। ओके, फाइन, थैंक यू। तो 2018 का वो पूरा एक साल कोई भी लेंगे और 2019 पे वो पूरा का पूरा काउंट करेंगे कि 50% इंक्रीमेंट कब हुआ। गुड, गॉट इट। सेकंड चीज, इसमें पूरे पॉलिसी पीरियड में, मतलब 2016 से लेके 2021 तक आप टोटल 3 टाइम्स एक्सपेंशन का बेनिफिट ले सकते हैं सर। ओके, तो पहली बार आपने 2018 में लिया, दूसरी बार आप 2019 में ले लो, 2020 में ले लो, आपको जो जो भी एलिजिबल बेनिफिट्स होगा, कैपिटल सब्सिडी तो होगा ही होगा। आप अगर 30 लाख 40 लाख का कोई भी कुछ भी परचेस करते हैं, अभी ऐसा तो है नहीं कि मिनिमम 10 एम्प्लॉय, यहाँ पे गुजरात में देखो तो काफी सारी कंपनियां ऐसी है जिसमें 100, 200, 300 लोगों तक, 500 लोगों तक का भी एम्प्लॉयमेंट है हमारे। पॉसिबल है, काफी कंपनी ऑलरेडी है जो इसमें फॉल होती होगी पर बेनिफिट नहीं ले रही होगी अभी भी, तो दे कैन अवेल पिछले 2 साल का भी बेनिफिट एक साथ उनको मिल सकता है। ओके, Yes. So that is where my question is, Abhi. जी सर। We are IT company. We are into ERM, even mobile application. सर आपका बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है मिस्टर भार्गव जी। Yeah. Is it better now? एक सेकंड, लेट मी, हाँ बताइए सर। Is it better now? Yes, yes. Yeah. So we are IT company. We are into ERP, CRM solutions, and other web and mobile applications, including cloud infrastructure. Yes. So do we get loans or any other help from government or any other agencies to procure more devices and computers and other infrastructure on that? Is it possible? सर 2-3 चीजें हैं कि आपका अगर जो भी लोन लेना है, लोन विल यू गेट फ्रॉम बैंक ओनली, राइट? गवर्नमेंट लोन नहीं देती है, कभी भी नहीं देती है। गवर्नमेंट हमेशा सब्सिडी ही देती है आपको। राइट। अभी आपको लोन मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो तो आपके पेपर्स और क्राइटेरिया पे डिपेंड करेगा, बैंक के साथ आपका जो रेटिंग और वो सब रहेगा उसके ऊपर। हाँ, अगर आप ये लोन लेके आते हो और इसके आपने जैसे बताया कि यू आर IT एंड IT एनेबल सर्विसेज में आप फॉलो होते हो, आप उसी का काम करते हो, एंड यू कैन डेफिनेटली अवेल द सब्सिडी। पर अगर आपको लोन नहीं मिलता है तो भी आप इंटरेस्ट सब्सिडी के अलावा बाकी सब सब्सिडी तो अवेल कर ही सकते हैं सर। ओके, विच बाकी जो सब्सिडीज है वो उसका इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल सकता है सर? कैन यू सी माय स्क्रीन राइट नाउ? Yeah, I can. Okay, yeah. तो okay, that is उसपे the मैंने list.
हाँ, वो लिस्ट दिया हुआ है सर। आपने अगर रजिस्टर करवाया है तो मैं आपको ये पूरा जो प्रेजेंटेशन है वो मेल भी कर दूंगा, और Thank you. इसका रिकॉर्डिंग भी मैं गूगल लिंक पे अपलोड करके सबको शेयर कर दूंगा, तो That will यू कैन एक्सेस दिस। और ये पूरा ओपन डॉक्यूमेंट है सर, हम इसमें कोई प्रोप्राइटरी नहीं है, गवर्नमेंट की साइट पर ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल ही है। wonderful. और Wonderful. Thank you. और जैसे बताया कि गवर्नमेंट इज आल्सो वेरी हेल्पफुल, एंड इन करंट सिचुएशन दे आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल सर। उनको कैसे भी करके इंडस्ट्री को बचाना है। Wonderful. Yeah, that is required. Yeah, thank Yes. you. Thank you, Hardik. We'll जी talk. जी। One question is sir, Neeraj Bhav sir, MSME registration is compulsory? Yes sir, MSME registration is compulsory. MSME registration sir, आप उद्योग आधार गूगल में सर्च करोगे तो उद्योग आधार.gov.in की साइट पे जाके आप खुद भी MSME का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सर। इज इट फ्री एंड मैटर ऑफ 5-minute जॉब? मिस्टर दीपक, ओके, फिर MSME रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, हाँ वो तो दे दिया आंसर। एक सेकंड, और एक दो क्वेश्चन है। KPO कवर्स इंजीनियरिंग, BIM एंड डेटा साइंस सर्विसेज। सर मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया। इंजीनियरिंग, KPO कवर्स इंजीनियरिंग, BIM। मिस्टर कौशल जी, कैन यू अनम्यूट एंड say a few about your question? Mr. Kaushal? Hello, can you hear me? Not properly. Can you speak louder, please? Yeah, now? Yes, better. Yeah, I would like to know that whether this engineering, architecture services and data analytics services now cover in this KPO? सर अगर आप कोई भी आप सर्विस इंडस्ट्री है सबसे पहले। Yes, sir. और आप ये इंजीनियरिंग सर्विस में एग्जैक्टली जो प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें क्या है सर? बेसिक बता सकते हैं? डेटा Basically, drawings and modeling and that kind of 3D modeling and rendering kind of work. I'm not that much technical about that because I am from accounts, but yes, I know that about we are drafting means drawings and providing that into convert into 3D and everything. सर यहाँ पर जो IT एनेबल एक्टिविटी सर्विसेज दी हुई है, Okay. गवर्नमेंट ने भी किसी को कोई ब्रॉडली डिफाइन नहीं किया है कि BPO क्या है, KPO क्या है। Okay. अब अगर आपको लगता है कि आप जो प्रोवाइड करते हैं सर्विस कंपनीज है और आप KPO सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे काफी सारे अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं जो KPO होती है, या सर्वे करती है वो KPO होती है, तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई फॉर दिस स्कीम। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका वो एप्लीकेशन में क्वेरी निकालेंगे कि भाई हाउ इट इज KPO सर्विसेज, तो यू हैव टू एक्सप्लेन कि भाई ये हमारा इस तरह से प्रोजेक्ट चलता है और हम पूरा सर्विस कंपनी है, हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, हम पूरा कंप्यूटर पे ही काम करते हैं और कंप्यूटर से ही हमारा नॉलेज से हम सबको सर्विस देते हैं। Okay. तो ज्यादा से ज्यादा आपका वो केस कुछ कंसीडर तो करेंगे ही करेंगे। Okay, sir. And one more question I have dropped in the chat box that for existing unit, जी is it any criteria that the expansion should be from the different location or different cities? सर ये स्कीम पूरे गुजरात के लिए है। तो Okay. आपकी पूरे गुजरात में समझ लो 3-4 ब्रांच जितनी भी है, उसमें जितने एम्प्लॉय है उसको वो एवरेज लेंगे पूरे 1 साल का, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया। Okay. अभी 3-4 ब्रांच का पूरा आपका एवरेज होता है 100, और 1 साल में वो इंक्रीमेंट होके 150 हो जाता है। तो यू आर एलिजिबल फॉर एक्सपेंशन। Okay, so there is no such criteria that we have to set up new unit in the different cities or like that. We can avail this benefit on the existing location also. Yes, definitely you can avail. और मैंने बताया ना सर कि आप पिछले, अगर आपका, मैं आपको एक सिंपल सा समझा दूं, अगर आपका कंपनी 10 साल पुराना है तो 2016 के बाद अगर आपके एम्प्लॉय इंक्रीज हुए हैं, Okay. तो आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपका केस रिजेक्ट होगा सर।
Okay, sir. पर अगर बेनिफिट हो गया तो यू कैन गेट सो मेनी बेनिफिट्स इन दिस सब्सिडी. ओके एंड सर वन लास्ट क्वेश्चन, जैसा आपने बताया कि एमएसएमई के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है. अगर हमारा एसटीपी यूनिट है और एक एसईजेड यूनिट है, सो इज इट रिक्वायर्ड दैट वी हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एज ए एमएसएमई? सर एमएसएमई तो लेना ही पड़ेगा ना. ओके, उसका कोई एसईजेड से कोई रिलेशन ही नहीं है सर. ओके, ओके, थैंक यू. थैंक यू सर. और कोई क्वेश्चन है सर, प्लीज हैंड रेज कीजिएगा. ओके, एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन एक्सपेंशन, वो तो बता दिया. अगेन हार्दिक, आई हैव वन क्वेश्चन है. हार्दिक, प्लीज सर, प्लीज सर. ये जो कैपिटल सब्सिडी आपने पहला पॉइंट था, जी सर. तो ये कैपिटल सब्सिडीज ऑन इन्वेस्टमेंट 25% या इंटरेस्ट में कैसे, ये वंस अगेन कैन यू एक्सप्लेन मी? कैपिटल सब्सिडी आपको इक्विपमेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी और आपका जो कंप्यूटर्स, पेरिफेरल्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, वो सब में आपको मिलेगा. यू विल नॉट गेट कैपिटल सब्सिडी ऑन बिल्डिंग एंड लैंड और ऑन ऑफिस परचेज. अच्छा, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप डेवलप करते हैं, उसके ऊपर कैपिटल सब्सिडी इज ऑन द इंटरेस्ट और इन द मेन कैपिटल इटसेल्फ. कैपिटल पर कैपिटल में भी बिल्डिंग, लैंड, वो सब काउंट नहीं होगा. ओके, उसमें नहीं होगा. इक्विपमेंट होगा. हाँ, लेट अस से 10 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ ऑन द कंप्यूटर्स एंड नेटवर्किंग एंड अदर पेरिफेरल्स और व्हाटएवर, एक्सेप्ट दिस लैंड एंड बिल्डिंग व्हाट यू सेड. यस, उस पे मतलब 10 लाख के ऊपर 25% आपको ये मिलेगा, स्ट्रेट अवे सब्सिडी मिलेगा. अच्छा, और वो कितने टाइम में अपने को? सर वो लोग थ्री ट्रेंचेस में देते हैं एक साल में. अच्छा, ओके. और वो एग्जिस्टिंग, जैसे लास्ट ईयर हमने इन्वेस्टमेंट किया है, ये सब इन्वेस्टमेंट, तो लास्ट ईयर का भी अभी क्लेम कर सकते हैं सर? अगर आप एम्प्लॉय के अकाउंट में एलिजिबल होते हो एक्सपेंशन के लिए, तो आप डेफिनेटली अवेल कर सकते हैं. That's right. Can I ask question? Hi Hardik, Shail here. प्लीज शैल जी बताइए सर. सर जी एक्चुअली मैंने पूरा वो ले लिया हुआ, मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है और ये भी हो गया है. तो मैं पिछले साल का भी ले सकता हूँ, मतलब कि मैंने रजिस्ट्रेशन किया 2018 में, तो कैन आई गेट द बेनिफिट ऑफ 2016 एंड 2017 एज वेल? सर मतलब अगर आपने 2018 का बेनिफिट ले चुके हैं, एज ए न्यू लिया है, एज ए एक्सपेंशन लिया है, कैसे? नहीं, एज ए एक्सपेंशन आई हैव जस्ट रजिस्टर्ड ओनली, बट अभी तक मैंने किसी भी बेनिफिट एक भी नहीं लिया है 2016, 17 या 18 का. तो मेरे को 16 और 17 का भी मिल सकता है, बिकॉज ये स्कीम है 16 to 21, राइट? बिल्कुल सर. अभी सर वो तो देखो ये सब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो गवर्नमेंट में भी देखना पड़ेगा कि कैसे वो लोग डील करते हैं. अच्छा, तो अभी हाँ जी, अभी कोई विंडो है एज इन के कट ऑफ डेट है, ऐसा कुछ होता है इसके पर्टिकुलर क्लेम करने के लिए? नहीं, अभी तो इसमें कोई ऐसा कोई दिया नहीं है. ओके. पर आप एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए आपको. ज्यादा से ज्यादा वो लोग पुराना रिजेक्ट करेंगे और क्या करेंगे सर. अच्छा, पर उसका कुछ इम्प्लीकेशन नहीं होता, एज इन पेनल्टी है ऐसा कुछ भी? नहीं, इसमें कोई पेनल्टी नहीं रहता है. आप देखो, आप जो कर रहे हो वो अपने हिसाब से सही कर रहे हो. पॉलिसी में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि 2018 का आपने कर लिया तो 2017 का नहीं कर सकते. अच्छा, तो ऑन दैट बेसिस आपको ट्राई करना ही चाहिए. और आप एक बार ट्राई करोगे तो देखो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करने के लिए बैठी है जेन्युइनली. भाई 2018 का मैं भूल चुका था और कर दिया था, 2017 का मैं रह गया था, आपके ध्यान में ही नहीं था, तो वो आपको बाद में ध्यान आया. तो उसमें कोई गलत बात नहीं है सर, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं. हाँ देखो, वहां पे देखो, मैं एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा, मैं एक मेरा सजेशन दूंगा, पर वहां पे जो कमिटी बैठी है, जो पॉलिसी मेकर्स बैठे हैं, उनका जो प्रो माइंड रहता है, पॉजिटिव माइंड रहता है कि भाई देखो अगर 2017 का हमने इसको दे दिया तो वो आगे कितना ग्रो करेगा. करेक्ट. तो दे विल डेफिनेटली हेल्प यू सर. यू शुड ट्राई. मेरे हिसाब से तो आपको ट्राई करना ही चाहिए सर. समझ गया. ओके सर, suffice my question. Thank you. Yeah, thank you. My name is Amit.
जी सर। हम लोग वैल्यू एडेड रीसेलर है, या तो आप बोल सकते हो सिस्टम इंटीग्रेटेड है। मेरा कोर जो बिजनेस होता है ये होता है कि किसी को अगर सर्वर चाहिए, डेस्कटॉप चाहिए, तो उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन करके देना, नेटवर्किंग करके देना। इसमें लेबर भी होती है और कंपोनेंट्स भी होते हैं। यस सर। अगर इस तरह से हम काम करते हैं और बाकी जो क्राइटेरिया है कि 10 आदमी से ज्यादा होना चाहिए, वो सब फॉलो होता है, बट उसमें कैसे एडवांटेज इसमें लिया जाए वो पता नहीं चल रहा है हमें। सर देखिए यहाँ पे जो स्क्रीन पे अभी एलिजिबल एक्टिविटीज दिखाई हुई है, अगर आप इसमें से कुछ करते हैं, आप इसमें एलिजिबल होते हैं, देन यू कैन गेट द सब्सिडी। सर आपका नाम क्या बताया? अमित शाह। हाँ अमित भाई, देखिए आपको अगर ये इसके रिलेटेड कुछ भी काम अगर करते हैं तो आपको एलिजिबल रहेगा सब्सिडी के लिए, वरना आप एलिजिबल नहीं रहोगे सर। ओके ओके, थैंक यू। या ओके, थैंक यू। What kind of documentation record we have to maintain to avail the scheme's benefit? This scheme is applicable for all unit in SEZ, non-STP, GIFT City, Info City. ओके सर, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स तो आपको बहुत सारे देने पड़ेंगे, वो तो ऑब्वियस है सर। आप गवर्नमेंट में से पैसा लेने जा रहे हो सर, आपको जीएसटी भरते हो, इनकम टैक्स भरते हो, तो भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देते हो, तो ऑब्वियस है कि भाई आपको एक साथ 10 तरह का अलग अलग बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स तो देने ही पड़ेंगे। उनका जो पूरा चेकलिस्ट रहता है वो उसके हिसाब से। और लोकेशन आपका कोई भी हो, गिफ्ट सिटी है या एसईजेड है, हाँ एक बार अगर बेनिफिट ले चुके हैं तो दूसरी बार आपको नहीं मिल सकता है, वो एक उनका प्राइमरी रूल रहता है। एक ही इन्वेस्टमेंट पे आपको 2 तरह का बेनिफिट नहीं मिल सकता, ऐसा है। Hi Pooja, here we are into BPO and all documents are ready to submit the government to avail benefit, but couldn't submit documents because of lockdown. So my question is that can we submit documents online and process further, and by what time we can expect amount to be credited by government? सर देखिए मैडम, पूजा मैडम, देखिए आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, पर आपका वहां पे फिजिकल डॉक्यूमेंट जब तक नहीं जाएगा तब तक वो आगे प्रोसेस नहीं करेंगे, पहली बात। सेकंड आपको क्वेश्चन जेन्युइन है कि भाई हमें पैसा कब मिलेगा। देखिए गवर्नमेंट सैंक्शन करके देती है, बाद में नॉर्मली 3 से 6 महीने में आपको पैसा मिलता है, पर ये कोई सर्टेन टाइम लिमिट नहीं फिक्स रहता है कि आपको वो सरकार 6 महीने में दे ही देगी या 3 महीने में ही दे ही देगी। उनके पास भी जब फंड अवेलेबल होता है, उनके पास भी जब पूरा अप्रैल से मार्च का बजट रहता है, उसमें जब फंड अलॉट होता है तब आपको मिल सकता है। डियर हार्दिक भाई, रियली यू आर प्रोवाइडिंग वेरी वैल्यूएबल, थैंक यू सो मच। ट्रेडर्स कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर MSME। सर ट्रेडर्स का कहीं स्पेसिफिक नहीं है, पर मोर प्रोबेबली ट्रेडर्स जो होते हैं प्योर ट्रेडर्स, उनको MSME में नहीं मिलता है, पर वो कई बार एज ए सर्विस इंडस्ट्री भी रजिस्टर करते हैं ऑन अदर्स क्लासिफिकेशन। आई कैन एक्सप्लेन यू इन 1-to-1 सर। 1 minute. Okay. Lease rental, lease subsidy, how much we can get, or capital expenditure for furniture and fixture are available. Okay, मिस्टर उत्पल जी, देखिए लीज रेंटल सब्सिडी आपके एम्प्लॉय के बेस पे रहती है कि आपके एम्प्लॉय 20 से 100 और 100 से ज्यादा, उसमें आपको पर एम्प्लॉय और पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इसका एक कैलकुलेशन है, जो यहाँ पे मैंने नहीं लिया है। कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, बट मैं आपको 1-to-1 में वो समझा दूंगा लीज रेंटल में। और कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर फर्नीचर एंड फिक्सचर आर अवेलेबल। देखिए फर्नीचर जो होता है और फिक्सचर जो होता है वो एक आपको समझनी चाहिए टेक्निकल पॉइंट है। जैसे मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए बात करूं तो जो फार्मा कंपनीज होती है और एक प्लास्टिक की कंपनी ले लो, तो फार्मा कंपनी में एयर कंडीशन आर पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है अगर वो पूरे फैक्ट्री में एयर कंडीशन लगवाती है तो वो फर्नीचर का पार्ट कहलाया जाएगा, और फार्मा में वो पार्ट प्लांट एंड मशीनरी में जाएगा। तो वो फार्मा का जो एयर कंडीशन होगा उस पर सब्सिडी उसको मिलती है। अगर आपने फिक्सचर एंड फर्नीचर बनवाया है, वुड है,
कुछ पेंटिंग लगाया, कुछ शोकेस लगाया, उस पे नहीं मिल सकता। हाँ, पर अगर आप एसी लगाते हो अपने सर्वर के लिए तो ये एक डिबेटेबल चीज रहती है कि भाई एसी पे मिलता है या नहीं मिलता है, पर एटलीस्ट वी कैन ट्राई कि भाई सर्वर के लिए हमने लगाया है तो सर्वर की बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है कि उसको कूलिंग रखना पड़ता है, तो वो चीज पे भी आपको शायद बेनिफिट मिल सकता है। where to go for MSME registration and how much time it will take to get license? सर MSME के लिए udyogAadhar.gov.in करके एक वेबसाइट है, उसके अंदर आप अपने आप से सेल्फ डिक्लेरेशन करके पूरा भरना होता है फॉर्म, उसको आप तुरंत MSME का रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट बैक ऑफिस सर्विस with 2 people. You can consider that we are a startup. My question is, can we register ourselves as a MSME and get benefit? श्री रमा मैडम, कैन हाँ, आपको MSME का रजिस्ट्रेशन तो मिल सकता है, दो एम्प्लॉय से भी मिल सकता है, पर आपको इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। मिनिमम 10 एम्प्लॉय सर मैडम रिक्वायर होता है इसमें। We are in STPI registered service unit. Shall we get this benefit of these things with? ये STPI क्या है? Can you please explain, Mr. Ashish ji? Yeah, sir. Actually, we are taking the benefit of Software Technology Park of India from Gandhinagar for our service unit. So in that, till GST not there, we are getting subsidy in custom and all those things. So what I heard is that those units which are in STPI registered, they are not eligible for this benefit. So it is true. I think it is true. I think, but मेरे पास कोई STPI का यूनिट नहीं आया है अब तक, मैंने किसी को सब्सिडी नहीं दिलाई है। So I have to check with government also. अगर आप बोल रहे हैं कि आपने अगर सर्च किया है तो वो होगा, पर ऐसा सीधा तो है, पर आई एम नॉट श्योर सर। Okay, thank you sir. Yes sir. Okay, so now I guess questions are over. Can software development fall into manufacturing category for MSME registration? सर आपका मैन्युफैक्चरिंग होगा या सर्विस इंडस्ट्री होगा, वो आप एक NIC कोड होता है, नेशनल इंडेक्स कोड होता है, उसके अंदर आपको क्लासिफिकेशन मिलता है। उसमें सर्विस इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग कोड रहता है। तो वो जो आप कोड सिलेक्ट करते हो उस हिसाब से आप मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है वो डिफाइंड होता है। तो वो आप जब उद्योग आधार लोगे उस टाइम पे आपको खुद ही रजिस्टर करना है। यस सर, थैंक यू मिस्टर संजय जी। ये साइट है udyogAadhar.gov.in, यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड और नाम और OTP डाल के रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। सो नाउ लेट अस टेक अनदर कि भाई ये जो IT पॉलिसी है उसके अंदर एक आगे बेनिफिट दिया हुआ है, IT एंड IT पार्क कोई डेवलप करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पार्क होता है, तो उसके लिए कैपिटल सब्सिडी है 25 करोड़ तक, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस रीएम्बर्स होती है। इसके अलावा पावर टैरिफ और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का भी बेनिफिट रहता है। ये अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है और कोई पूरा IT के रिलेटेड जोन बनाना चाहता है, चाहे वो वर्टिकल पार्क हो, जैसे कोई बिल्डिंग बना के किया है, हॉरिजॉन्टल जो 5 एकड़ में करने का रिक्वायरमेंट रहता है मिनिमम, तो उसके लिए भी ये स्कीम है जिसमें IT और ITES कंपनी आनी चाहिए ज्यादातर। जैसे वी आर वर्किंग फॉर मोर देन 50+ इंसेंटिव स्कीम्स, तो कुछ स्कीम्स का यहाँ पे है, जैसे सेक्टर स्पेसिफिक रहता है, MSME रहता है, फूड एंड एग्रो है। ये जो IT पॉलिसी है वो DST का है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसी का ही दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ESDM यूनिट के लिए भी पॉलिसी है, बायोटेक्नोलॉजी है, अदर देन दिस टेक्सटाइल, प्लास्टिक और मेगा इंडस्ट्रीज के लिए भी बेनिफिट अलग अलग रहता है। दिस आई हैव शोन दैट आपको अगर कोई भी काम गवर्नमेंट में अटक रहा है, कहीं पे भी आप फंसे हुए हो, तो आपको वो कैसे एस्केलेट कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट के साथ MOU कर सकते हैं। वाइब्रेंट गुजरात के टाइम पे एक EODB है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें जो डायरेक्ट कंट्रोल होता है CM ऑफिस से। तो आप अगर कहीं पे अपना सजेशन देना चाहते हो, कोई फीडबैक देना चाहते हो, कहीं पर आपको जिला लेवल पे, तालुका लेवल पे, ग्राम पंचायत के लेवल पे आपका काम कहीं पे अटका है, आपका एसोसिएशन का काम कहीं अटका है, तो आप इसका हेल्प ले सकते हैं। और इन्वेस्टर फैसिलिटेशन पोर्टल है IFP, तो उस पर भी आप
कनेक्ट करके अपना काम एस्केलेट करवा सकते हैं सर। ये कुछ लिंक दिया हुआ है जिसमें आपको गवर्नमेंट बेनिफिट और वेरियस सॉरी, कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ, तो अलग अलग स्कीम्स का ये पोर्टल है और अलग अलग इसमें आपको जानकारी मिलेगी क्या क्या सब्सिडी और क्या क्या इंसेंटिव स्कीम्स अवेलेबल है। सो नाउ इट्स अबाउट 11:50 एंड और कोई क्वेश्चंस है तो हम ले सकते हैं। एंड राइट नाउ अभी भी 2 लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, क्या बात है, बहुत बढ़िया है। हार्दिक भी, मैं आपको स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छे तरीके से सब डिटेल ट्रांसपेरेंट वे में बहुत अच्छे तरीके से बताइए। थैंक यू वेरी मच। एंड मैं ये मान के चलता हूँ आप एक प्रोफेशनल हैं, तो ये आपका नाम नंबर मैं सेव कर लेता हूँ। जहाँ जैसी जरूरत पड़ेगी तो आई विल गेट बैक टू यू। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। और जिनको ये पीपीटी चाहिए तो वो प्लीज रजिस्टर करवा दीजिए। मैं लिंक यहाँ पे डाल देता हूँ चैट बॉक्स में। प्लीज bit.ly/IT15 में ये मैंने एक लिंक डाल दिया है। अगर जिसने रजिस्टर करवा दिया है उनको तो हम ये प्रेजेंटेशन और रिकॉर्डिंग का लिंक दोनों हम प्रोवाइड करवा देंगे। पर आप अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको तुरंत हमें आसानी रहेगी, ऐसा है। दिनेश भाई, और कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा है, सो लेट अस वेट फॉर 30 सेकंड्स। किसी को कुछ कहना है, कोई आप हैंड रेस कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं सर। ओके दिनेश जी, आई वांट टू शेयर for everyone that if anybody सर यहाँ पे जनरल बात करेंगे हम, मिस्टर मेहुल जी। ओके मिस्टर दिनेश भाई, ओवर टू यू सर। Thank you, Hardik. Thank you. And Hardik, can you tell me how many total have joined till now? 66 तक हमारा पार्टिसिपेंट्स गया था और अभी 56 है जब हम very good. तो I on behalf of बीटा मैं रियली हार्दिक आपका बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और वंस अगेन जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और सारे एसोसिएशन जैसे कि फिटाक ने हमको सपोर्ट दिया, जेसीआर ने हमको सपोर्ट दिया है, और जो बीटा में इसके साथ एसोसिएट हुए हैं वो सबका ऑन बिहाफ ऑफ बीटा मैं धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच। बिकॉज आपका ये पार्टिसिपेशन है जिसकी विच हैज एनकरेज अस टू डू फ्यूचर प्रोग्राम। जैसे मैंने पहले कहा कि अब्राहम लिंकन का कि भैया इफ आई एम गिवन 8 hours ऑफ टाइम टू कट द ट्री आई विल स्पेंड 6 hours इन शार्पनिंग द एक्स। तो ये लॉकडाउन पीरियड के अंदर शार्पनिंग द एक्स का एक पार्ट था जिसमें हमने अपनी स्किल, अपना नॉलेज, अपना इम्प्रूवमेंट सब करने की कोशिश की है। कहते हैं कि ये लॉकडाउन पीरियड के अंदर अगर हमने 3 चीज़ें नहीं की तो वी हैव वेस्टेड आवर टाइम। इन चीज़ों में सबसे पहले वी आर अपस्किलिंग, वी आर अपस्किल, अपनी स्किल को अपस्किल किया है तो वी हैव यूटिलाइज दिस टाइम। अगर हमने अपना नॉलेज इम्प्रूव किया तो वी हैव यूटिलाइज। अगर हम फिजिकली फिट हुए हैं तो भी देन दिस लॉकडाउन पीरियड हमने सही उपयोग किया है। ये जो चीज़ें आने वाली है द न्यू नॉर्मल जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में मैं बहुत पॉजिटिव हूँ क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग और आउट ऑफ बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट बाय कंपलसरी हम लोग जाने वाले हैं। क्योंकि जो चीज़ें हम अब तक करते आ रहे थे उसमें से कई सारी चीज़ें होगी जो आउट ऑफ बॉक्स और नई तरीके से अपने को करनी होगी। लेकिन हाउ मच आई एम पॉजिटिव सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि फूल कितने भी तोड़ो मंदिरों के वास्ते, फूल कितने भी तोड़ो मंदिरों के वास्ते, फूल फिर भी बचेंगे तितलियों के वास्ते। हौसला, हिम्मत, इरादा और जुनून, हौसला, हिम्मत, इरादा और जुनून अगर बरकरार है तो आगे रास्ते ही रास्ते हैं मंजिलों के वास्ते। वंस अगेन थैंक्स टू एवरीबॉडी, लव यू ऑल। ऑन बिहाफ ऑफ बीटा मैं पर्सनली सबको थैंक करता हूँ। थैंक यू हार्दिक, यू डिड वेरी वेल। आपने बहुत ही सही तरीके से
ये एक्सप्लेन किया और अपने आप को जो बेनिफिट्स है गवर्नमेंट के उसके लिए अपडेट किया है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Thank you. Shri Dinesh Hardik ji. bhai, are you Ahmedabad based or Baroda based? Sir, I'm Ahmedabad based, but right now we are connected through online. तो अभी तो पूरा ओपन ही है सर। पिछले 30 दिन में 40 दिन में कम से कम हमने 3 से 4 ऐसे ऑनलाइन वर्क किए प्राइवेट कंपनीज के लिए सर। So and we have still 5 minutes left, तो हम we are open for let me stop my screen. अगर नहीं, कोई मैंने हार्दिक एक चीज मैं कहना जरा रह गया सबको कि जो पार्टिसिपेंट उनको मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। पर्सनली हार्दिक का एक शुक्रिया मैं इस तरह से भी अदा करना चाहता हूँ कि लास्ट मंथ ही हैज कंडक्टेड फॉर ऑल इन जनरल फॉर ऑल इंडस्ट्री, जिसमें आईटी और ये भी आ गया था, तो वो जनरल था। नाउ वी शुड बी थैंकफुल टू हिम बिकॉज दिस इज पर्टिकुलरली हमारे आईटी इंडस्ट्री के लिए क्या बेनिफिट्स, उसको सेपरेटली और स्पेसिफिकली डिजाइन करके ये प्रोग्राम जो किया है, ताकि इट्स नॉट जनरल ओनली फॉर आईटी और आईटी रिलेटेड जो बेनिफिट्स है वो उसने किया है। सो दिस इज स्पेशल थिंग व्हाट ही हैज डन, सो दिस हैज टू बी अप्रिशिएटेड बाय एवरीबॉडी। थैंक यू हार्दिक। Sir, I like to thanks special thanks to Dinesh Bhai Patel and all Baroda IT Association members जो आपने मुझे चांस दिया। So let us conclude our session over here. और कोई कुछ अगर पूछना चाहते हैं बताना चाहते हैं तो we have still 3 to 4 minutes. It's open and interactive session. कोई फीडबैक देना चाहता है तो भी मोस्ट वेलकम। Yes, it is really good effort and a good attempt by Beta. So it is really, I am sure that it will really be helpful to all IT related companies and business owners who are here present. So we are really thankful to Beta. We are really thankful to Hardik Bhai for sparing your valuable time and sharing your knowledge with all of us. It is going to be helpful. Thank you. It is wonderful. Thank you sir, thank you. मैंने ट्राई किया पूरा अपनी तरह से ओपन होने का। नमस्ते हार्दिक भाई। नमस्ते सर। विजय फ्रॉम सोनी पेरिफेरल्स बड़ौदा। यस सर। मुझे ये जानना था कि इसमें जो भी आईटी पॉलिसीज या आईटी और आईटी सर्विसेज बोला जाता है उसमें व्हाट आई सी इज हार्डवेयर सप्लायर्स और हार्डवेयर सर्विस प्रोवाइडर्स आर नॉट इंक्लूडेड इनटू दिस पॉलिसी। So how can we represent this thing to the government कि भाई ये आईटी हार्डवेयर सप्लायर्स है या सर्विस प्रोवाइडर्स है, उसको ये पूरा जो भी पॉलिसीज आते हैं उसमें कोई बेनिफिट या सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सर 2-3 चीजें हैं। मैंने जो एक लास्ट में बताया था EODB CM ऑफिस से कंट्रोल होता है सर, वहां पे आप अपना सजेशन भी रख सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप कोई एसोसिएशन से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जैसे बीटा है, फिटाक है, जेशिया है, तो वो ही जो एसोसिएशन अगर आगे लेके जाता है तो उसका बहुत ही वजन पड़ता है सरकार पे। अभी आपको जो ट्रेडर्स और वो सब जो उसके लिए आई डोंट थिंक कि मैं राइट पर्सन हूँ, पर आप लोगों को उसके लिए जैसे अभी जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं तो वो चीज आपको बतानी चाहिए, गवर्नमेंट में रखनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट अच्छा कर रही है तो भी आप रखिए, गवर्नमेंट में से अगर आपको कुछ मांगना है तो भी आप रखिए सर। अगर आप मांगेंगे तो ही सरकार देगी। आप उनको पता कैसे चलेगा कि बड़ौदा में एक आईटी कंपनी में बैठे हुए 10 लोगों को ये चीजें चाहिए। अगर आप अपनी बात रखेंगे ही नहीं, આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને કે પીરસા વગર અરે માંગ્યા વગર તો માં પણ નથી પીરસતી, તો તમે કોઈ દિવસ ડાયરેક્ટલી કનેક્ટ કર્યું છે? કોઈ દિવસ તમે કોઈ દિવસ માંગવા માટે ટ્રાય કરી છે? નહીં કરી હોય સર, મેં પણ નથી કરી અને આપણે લોકો નથી કરતા, પણ એક પ્રોપર ચેનલ થ્રુ આપણે જો વાત રાખીશું તો સરકાર પણ સાંભળશે, કંઈક તમને ઓનલાઈન આપશે, તમને કંઈક ઓનલાઈન ટોકન આઈડી આપશે, તમે એનું ફોલોઅપ લઈ શકશો સર કે ભાઈ મેં આ રાખ્યું તો મને કંઈક તો આપો તમે। Yes, is there any special incentive to new concepts like we are developing Zoom-like platform, our own platform, and we are integrating it over a cloud. We are near to be done.
So is there any incentive or support for this kind of platforms or upcoming technologies which can be beneficial to all? सर आप जो एप्लीकेशन और वो सब डेवलप कर रहे हैं तो वो तो एलिजिबल है ही ना. Right. Okay. So you are eligible for that Yeah. scheme. Thank you. Yeah. Okay. Yes, sir. So now it's 12 and we are ending our session here. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you. Yeah. Bye bye. Thank you.